कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राकेश शुक्ला जी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। हम ये बात तो करेंगे दुनिया में जो जंग छिड़ी हुई है इसका हम पर अब इस वक्त कितना इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, खासतौर पर गैस के दामों को, गैस की आपूर्ति को लेकर के जो दिक्कत है वो सरकार भी मान रही है जितनी है उतनी है, लेकिन उसमें कुछ तो हो रही है। कालाबाजारी, होर्डिंग, कुछ लोग भी पैनिक बाइंग कर रहे हैं, ये भी सरकार का कहना है। लेकिन कालाबाजारी के साथ साथ, मुनाफाखोरी के साथ साथ जो आप ये सीनाजोरी देख रहे हैं, राजनीतिक सीनाजोरी जो उस पर हो रही है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। राहुल गांधी कल खड़े हुए थे बोलने के लिए। आपने उनको पार्लियामेंट में देखा था। उन्होंने खुद समय मांगा था और चिट्ठी लिखी स्पीकर को कि मुझे गैस के क्राइसिस पर बात करनी है, और वो खड़े हुए और वो चले गए सीधे एप्स्टीन पर हरदीप पुरी जी को घेरने के लिए। और उसके बाद स्पीकर ने उनको बैठा दिया, उनको बोलने नहीं दिया। राहुल गांधी आज एक कार्यक्रम में बोले और वहां राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए। उन्होंने कहा मैंने एप्स्टीन का नाम लिया नहीं और स्पीकर ने मुझे बैठा दिया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अब क्यों नहीं बोलने का मौका दिया, ये बात उन्होंने बताई नहीं। एप्स्टीन से देश की गैस आपूर्ति का क्या लेना देना, ये हमने कल भी सवाल उठाया था, आज भी पूछेंगे ये सवाल। लेकिन आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। देश में 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं हम सरकार चला रहे हैं, हमारे यहाँ इतने लाख लोग हैं, कनेक्शन लाख या करोड़ जितने भी, इतने सिलेंडर हमको लगते हैं, इतने सिलेंडर हमको मिल रहे हैं, ये सरकार क्यों नहीं दे रही सिलेंडर, हमको बताएं। तरीका ये है, आप जहां गवर्न कर रहे हैं वहां अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस राज्य का मुखिया आके बताए ये सरकार का किया धरा है, ये केंद्र सरकार का किया धरा है। क्या आप कोई ऐसा काम आप देख रहे हैं? मैंने तो इसके उलट प्रदीप जी बयान सुना सुखविंदर सुक्खू का, हिमाचल के प्रदेश मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एलपीजी ऑल्सो, और कोई इसके बाद कोई अफवाहें ना उड़ाए। जिसको सरकार चलानी है वो डरता है अफवाहों से, जिसको जिम्मेदारी लेनी है वो डरता है अफवाहों से, क्योंकि उसको मैनेज करना है। जिसको केवल बना बनाया गड़बड़ाना है वो कुछ भी बोल के चल सकता है। तो मैं आपको राहुल गांधी का वो आज वाला स्टेटमेंट दिखा देना, उससे पता चलेगा ये कि एक गंभीर प्रॉब्लम पर देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितनी गंभीरता से सोचते हैं, उनकी डेप्थ कितनी है उस क्राइसिस को समझने की और उसको आर्टिकुलेट करके देश को बताने की। और फिर आपको मैं एक और बयान सुनाऊंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये बजट सत्र ही है ना, तो वित्त मंत्री बोल रही थी पार्लियामेंट में और पीछे से हो रहा था हंगामा। तो उन्होंने कहा कि देखिए यही अपने आप में एक आयरनिकल सिचुएशन है, जिस बात पर ये लोग शोर कर रहे हैं एलपीजी एलपीजी एलपीजी, मैं उसी एलपीजी के बारे में बोलने खड़ी हुई हूं। मैं उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में बताने के लिए खड़ी हुई हूं और पार्लियामेंट में बोलना चाहती है देश की वित्त मंत्री कि क्या संकट है हमारे सामने, हम उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। मैं उसका जवाब देना चाहती हूं आपके सवालों का, लेकिन आप वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आपको सिचुएशन आप देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले राहुल गांधी की बात आप जरा देखिए। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहिए। मैंने कहा कि देखिए कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। राहुल जी को थोड़ी देश की जनता को और गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब राहुल जी देश की जनता को गंभीरता से ले, मैंने कहा है, आप रिवर्स ना समझिएगा। मतलब इस लोगों के कंधों के ऊपर सर ही लगे हुए हैं और वो खाली नहीं है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि ये पहला कॉम्प्रोमाइज है, हरदीप पुरी देश का ऑयल मिनिस्टर बैठा है, तो उनको ये साबित करना पड़ेगा कि उस मिनिस्टर के कॉम्प्रोमाइज होने से देश में गैस की किल्लत कैसे हुई। नहीं तो आप यूं ही बोल के ना जाइए।
और फिर आपको मैं निर्मला जी वाली बात बता रहा था, तो वो भी आप देख लीजिए, हंगामा हो रहा है, गैस नहीं है, गैस नहीं है, गैस नहीं है देश में, और वित्त मंत्री खड़ी हुई है उसका जवाब देने के लिए। आप सुन ले, उनको जवाब देने दिया गया हो तो। Sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर LPG के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। सर, अब सवाल है कि हमारा ऑपोजिशन अपना धर्म निभा रहा है कि नहीं निभा रहा। देश में संकट अगर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो सही कानों तक पहुंचे। राहुल जी कीवर्ड पकड़े हुए हैं, एप्स्टीन कीवर्ड पकड़ लिया, कॉम्प्रोमाइज, लेकिन उसके आगे भी तो जाओ। हम कीवर्ड गूगल पर टाइप करते हैं तो कुछ सर्च करने के लिए, ताकि वो आगे पढ़ें क्या है, लेकिन वो कीवर्ड पे रुके हुए। नहीं, आप देखिए, कोई भी व्यक्ति बोलता है, खासतौर से पॉलिटिशियन, और पार्लियामेंट जैसे फ्लोर पर बोलता है, तो ये सोच के बोलता है मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है और हमारे उसका संदर्भ क्या है, हमसे कैसे रिलेट होता है। एक उसको ब्यूरोक्रेसी से उठाकर मंत्री बना दिया, ब्यूरोक्रेसी से उठाकर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये आप ही की पार्टी ने। और आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से उठा के मंत्री बना दिया, जैसे ब्यूरोक्रेसी से मंत्री बनना कोई अपराध है या संविधान विरुद्ध है। तो पहले तो मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बनने से पहले नौकरी करते थे। हाँ बिल्कुल, पूरी जिंदगी नौकरी की उन्होंने, प्रधानमंत्री रहते हुए भी नौकरी की है। नौकरी ही कर रहे थे, नौकरी बचाने के लिए सब किया उन्होंने, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देश में कोई गंभीर नेता कैसा नहीं होना चाहिए। वो सब बातें, वो सब काम, उनकी भाषा देखिए। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर के बारे में ये बैठा है, हरदीप बैठा है, हाँ। मतलब कोई जो है, आपको गली का, मोहल्ले का नेता भी किसी मंत्री के बारे में, किसी बड़े नेता के बारे में इस तरह से नहीं बोलेगा। आप लीडर अपोजिशन है, आपसे एक अपेक्षा होती है, आपको मतलब ये माना जाता है कि लोग आपको कॉपी करेंगे या आपका अनुसरण करेंगे लोग। एक उम्र का भी लिहाज होता है, उम्र का भी लिहाज होता है। तो कोई लिहाज नहीं है, भाषा की मर्यादा नहीं है, विषय की समझ नहीं है, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, उसका संदर्भ मालूम नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं। अगर क्राइसिस है तो बताइए कि क्यों है, सरकार ने क्या क्या नहीं किया जिसकी वजह से। एग्जैक्टली। तो आप उसके लिए फिर कह रहा हूं कि तैयारी करनी पड़ेगी। तो उससे बचना है तो ऐसा शब्द बोलो कि जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए। मैंने जो कहा गलत है बात सर, आप चीफ मिनिस्टर आके बता दें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं, और केवल कांग्रेस के 3 नहीं, अपोजिशन ममता बनर्जी जो सबसे ज्यादा खिलाफ है सरकार के। एक बयान आपने सुना कि केंद्र सरकार की वजह से एलपीजी की क्राइसिस हो गई? स्टालिन, आपने एक बयान उनका सुना? पिनराई विजयन, ये सब बीजेपी के लोग तो नहीं है। इनमें से किसी ने कहा कि बहुत क्राइसिस हो गई है, सरकार की नीतियों की, गलत नीतियों की वजह से ऐसा हो गया है। तो जो क्राइसिस राहुल गांधी को दिख रही है वो अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स को क्यों नहीं दिख रही है? पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए और लोगों को। तो एक बयान अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम कोई समझदार नेता होता तो सोचता कि भाई हमारे जो साथी हैं विपक्ष में वो लोग तो ये बात बोल नहीं रहे, क्योंकि उनको सरकार चलानी है। अगर वो आदमी जिम्मेदार सीट पे बैठा चीफ मिनिस्टर, कोई ये बात कहेगा, मान लीजिए है भी, वो अगर एक को 2 बता के बोलेगा तो लाइनें लग जाएंगी उसी के यहाँ सड़कों पे। हाँ, प्रॉब्लम उसी को होगी, पैनिक उसी के यहाँ क्रिएट होगा। नहीं, और जब ऐसे नहीं बोल सकता ना, वो एक को 2 तब बोलेगा जब उसके पास तथ्य होंगे। हाँ। कि भाई इतने सिलेंडर पहले जो है हमको मिलते थे, अब इतने मिलने लगे तो ये क्राइसिस हो रही है। लेकिन आप पैनिक मत कीजिए, आप लोग होर्डिंग मत कीजिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं ये समस्या कम से कम। एक इस पे जवाब आपका आ जाए। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। ये 4-5वीं बार ये बात बोल रहे हैं। 2024 के बाद से वो ज़्यादा बोल रहे हैं। तो बहुत कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं मुझे पता नहीं है, कैसे साइकोलॉजी समझते हैं। तो पहले किसी साइकियाट्रिस्ट को खुद दिखाना चाहिए कि वो जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसका मतलब क्या है, वो किसके हित में और किसके खिलाफ बोलते हैं।
उनकी पार्टी का तो हित नहीं हो रहा है। और अब सरकार की तरफ से आज भी कुछ जानकारियां दी गई हैं तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर के, वो बता देते हैं, और इसमें कोई कमी हो तो सर आप बता दीजिएगा। कहीं लगे कि यही सरकार यहाँ कुछ गलत बता रही है या इसको अंडर प्ले करना चाहती है किसी प्रॉब्लम को। सरकार ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है देश भर के अंदर। एलपीजी का एक कंसर्न जरूर है, लेकिन इस सिचुएशन के बावजूद 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं एलपीजी के देश में, सिलेंडर के। कहीं ड्राई आउट की कोई खबर हम तक नहीं पहुंची है, मतलब सब जगह सिलेंडर है। उन्होंने कहा हम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक बाइंग ना करें। पैनिक बाइंग हो रही है, इसका भी उन्होंने आज एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा एवरेज हमारे यहाँ लड़ाई से पहले बुकिंग जो होती थी वो होती थी 55.7 लाख बुकिंग्स। ये मेरे ख्याल से महीने का डेटा दिया होगा। इतनी बुकिंग हमारे यहाँ होती थी, या पर डे भी हो सकता है, और अब हो रही है 75,70,000, मतलब आधा डेढ़ा हो गया। तो ये अगर वो कहते हैं कि हमारी तरफ से सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है, तो फिर बुकिंग क्यों बढ़ रही है, ये सवाल है। इसकी हम लोग बात करेंगे। सिर्फ पैनिक की वजह से, घबराहट की वजह से लोग ओवर बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई कहीं शॉर्टफॉल है। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, रिफाइनरीज 100% पर जो है वो अपना काम कर रही हैं। देश में पीएनजी की भी कोई कमी नहीं है, जिनके घरों में पाइप से गैस जा रही है। देश में सीएनजी की भी कोई कमी नहीं है, कहीं किसी सीएनजी स्टेशन के ऊपर कहीं कोई सीएनजी स्टेशन खाली नहीं है, सब जगह गैस वो मिल रही है। उन्होंने ये भी लोगों को अर्ज किया है कि जो लोग अभी सिलेंडर से अपना काम चलाते हैं वो पीएनजी की तरफ बढ़ें। मैं अभी बात कर रहा था तो आप सर लोगों ने, मैंने कहा कि भाई इतना आसान थोड़ी होता है, एक दिन में थोड़ी कनेक्शन लग जाएगा, तो बताया गया कि नहीं, एक्चुअली इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप अप्लाई करें और आपके वो पाइपलाइन तो जा ही रही है सब जगह से। वैसे भी जल्दी लग जाता था, इस समय तो और जल्दी लगे। तो वो जल्दी आपके घर जो है वो पाइप वाली गैस लगा करके चले जाएंगे, एक ये बात उन्होंने बताई है। उसके अलावा एक खबर और ये मैं देख रहा था सर कि 23 LNG टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हैं हमारे, और उनको निकालने के लिए लगातार बात हो रही है। जैसे भी खबर आई दिन में कि 8 टैंकर वहां से और निकालने की बात है, तो 23 टैंकर्स और वहां से निकल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की है, कल रात को विदेश मंत्री की, उनके विदेश मंत्री से फिर बात हुई है, और उस बातचीत का असर दिखता है। तभी वो 2 टैंकर और निकले थे और एक फिर मुंबई पहुंचा था, तीसरा टैंकर। सरकार तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, राहुल जी कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है सरकार। अभी आपने एक विषय उठाया मुख्यमंत्रियों का, तो हम लोग उस समय पर कवर कर रहे थे सरकार को, तो नर्मदा बांध का ऊंचाई करने का विषय था कि नर्मदा बांध की ऊंचाई की जाएगी। मेधा पाटकर जी उस पर आंदोलन कर रही थी कि यदि बांध की ऊंचाई हुई तो विस्थापन बहुत बढ़ जाएगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी। इन्होंने इनिशिएटिव किया, मतलब इन्होंने पहल की, नरेंद्र मोदी जी, और अपने दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचे, और जल संसाधन मंत्री थे कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर वाले। हम लोग सारे पत्रकार मतलब उस लिए कवर करने गए थे कि बड़ा इशू था कि इस पर क्या होगा। मेधा पाटकर वहाँ बिल्कुल सड़क पे बैठी हुई थी, बांध के पास बैठी हुई थी, आत्महत्या कर लेंगे, इस टाइप का एक अफवाह है और एक तरह का पैनिक जिसको आप कह रहे हो, बिल्कुल जल समाधि ले लेंगी। तो ये हुआ कि सैफुद्दीन सोज के चैम्बर पे ये तीनों चीफ मिनिस्टर और सोज साहब बैठे। मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनसे पूछा गया कि आप हमें कारण बताइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, एसी चलते हुए रूम में सोज साहब के माथे पे पसीना था। उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि क्यों नहीं बढ़नी चाहिए, कि क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। और फिर वो नीचे आए, पूरे दमदारी के साथ नीचे आए, और जो आप देखे होंगे कि जल शक्ति मंत्रालय के नीचे एक पोर्च बना है जहाँ मंत्रियों की गाड़ी से मंत्री उतरते हैं, वहाँ खड़े होकर उन्होंने पूरी दमदारी के साथ केंद्र सरकार के पोर्च पे खड़े होकर और केंद्र सरकार को ललकार के सारी मीडिया से बात की। और फिर तीनों चीफ मिनिस्टर अपने अपने यहाँ घर चले, मतलब हाउस चले गए, और उसके बाद वो नर्मदा बांध ऊंचा हुआ। और आज देखिए नर्मदा बांध में कितना जल संग्रहण हो रहा है, उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। ये होता है मुख्यमंत्रियों के अंदर, यदि वास्तव में यदि सच्चाई है तो आप जो कह रहे कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं आ रहे, वो खुद ही राहुल गांधी जी की तरफ से फैलाए जा रहे अफवाह से कहीं ना कहीं ग्रसित होंगे, क्योंकि उनके राज्य की भी जनता तो जा रही होगी ना कि यदि देश के अन्य हिस्सों पे यदि सिलेंडर की कमी पड़ रही, गैस की कमी पड़ रही, तेल की कमी पड़ रही, तो क्या उससे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक अछूता रहेगा? क्या अछूता नहीं रहेगा। तो उनके सामने अब समस्या यह है कि राहुल गांधी जी अपने ही राज्य के मुख्यमंत्रियों के सामने भी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अब जो एपेस्टीन की बात कर रहे हो, तो राहुल गांधी जी को यह लगता है कि ये कमजोर नब्ज है,
इसको हम दबाएंगे तो सरकार और मोदी जी परेशान होंगे। वो शायद भूल रहे हैं कि ये कमज़ोर नब्ज नहीं है, ये आपकी नब्ज को कमज़ोर कर रही। जो मूल इशू है, जो आज आपको उठाना जाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, उस इशू को छोड़ के आप कौवा कान ले गया की स्थितियों में है कि कौवे के पीछे दौड़ो। पब्लिक अब नहीं दौड़ रही। क्यों? क्योंकि 2024 से आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार वो कोई ना कोई इशू लाते हैं, बीच में छोड़ते हैं, फिर नया इशू लेके आगे बढ़ जाते हैं। पब्लिक के मन में अब धीरे धीरे उनके प्रति विश्वास सर, मैं कम तो ये होता कह रहा जा हूँ, रहा कल जब एप्स्टीन के मुद्दे पर वो उन्होंने शुरू किया और नहीं बोल पाए, आप 10 शहर उठाते देश के और बताते कि इन शहरों की रिपोर्ट ये देखिए, इस अखबार में ये रिपोर्ट छपी है, इस चैनल ने ये दिखाया है। निर्मला जी ने जो कहा उसी पे आप प्रश्न खड़ा करते, सदन के अंदर खड़ा करते कि यहाँ पे आपका डाटा गलत सर्विस होती कि आपका डाटा ये प्रॉब्लम है तो आप उसको बता रहे हैं। हाँ, ये आपका डाटा गलत है और हमारी सरकार ये डाटा दे रही है, जनता ये कह रही, ये डाटा रखते आप। चलिए, जो काम राहुल जी ने नहीं किया पार्लियामेंट में, हम कोशिश करते हैं कि भाई जो ये कमी की बातें जो आ रही हैं सर, सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है, कहीं इसमें कोई गैप है क्या? सरकार लगातार दूसरे दिन ये बता रही है कि कहीं कोई कमी हमारी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर नहीं है एलपीजी के। देखिए, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ये ऑपोजिशन को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिक्स और र्यूमर है, ये दो प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स ये है कि 2014 के पहले उठा लें, जितने भी एलपीजी के इश्यूज हुए, जब मुझे आपको भी याद होगा 2012 में मनमोहन सिंह जी ने कहा पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं, जब 8 रुपये दाम बढ़ा था एलपीजी का, उसके बाद बहुत हंगामा किया विपक्ष ने, बीजेपी ने। अब वही पॉलिटिक्स धीरे धीरे वापस आ रही है। 400 रुपये से जब ज़्यादा दाम बढ़ा एलपीजी का 2013 में, तो बहुत हंगामा हुआ। बीजेपी की महिला मोर्चा ने बेलन लेके एलपीजी गैस सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट करना, और स्मृति ईरानी का चेहरा वो सबको याद है कि किस तरह वो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी 21 दिन को जब 25 दिन किया है, उस पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है कि क्यों 25 दिन किया गया है। यही कांग्रेस सरकार थी जिसने 6 बॉटल एलपीजी का ये किया था कि आप 21 सिलेंडर 21 दिन पर आप जो है सो इसको आप बुक कर सकते हैं, वो अब 25 दिन हो गया है। तो पॉलिटिक्स वही साल में 6 सब्सिडाइज, उसके बाद जो आप लेंगे वो मार्केट रेट पे लेंगे। तो वही पॉलिटिक्स घूम फिर के इस समय बीजेपी को हॉन्ट कर रही है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, स्कैर्सिटी देश में नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, 2014 के बाद आप देखेंगे हमारे पास करीब 12 करोड़ कंज्यूमर्स थे एलपीजी के, अब वो 33 करोड़ हो गए हैं, और उसमें से भी 10 से 11 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोग आए हैं, जो भी हर महीने रिफिल करा रहे हैं, जो एक बहुत एडवांसमेंट है रूरल लाइफ के लिए, गरीब लोगों के लिए, कि वो कम से कम कोयले से या लकड़ी से वो अब नहीं यूज कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का स्ट्रैटेजिक रिजर्व, जैसे कंजम्पशन बढ़ा तो हमें रिजर्व भी बढ़ाना चाहिए था, ये बहुत लाजमी चीज है। आज सरकार का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एलपीजी का सिर्फ 2 दिन का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन स्कैर्सिटी और जो कंटेनर कैपेसिटी है वो बढ़ी है, और स्टोरेज भी बढ़ा है। लेकिन आप अगर आप माने तो पहले 2014 के पहले 17 दिन का स्टोरेज कैपेसिटी। एक बार इसको बात कर लेते हैं जी। आप तेल का स्टोरेज हमारे यहाँ 74 दिन का है, मतलब 74 दिन बाहर से टैंकर नहीं आए तो हमको दिक्कत नहीं होगी। आप कह रहे हैं गैस का 2 ही दिन का है। 2 स्ट्रैटेजिक रिजर्व, मतलब अच्छा, स्ट्रैटेजिक रिजर्व तो अलग होता है। जी जी, वो अलग होता है, कंपनियां जो रिजर्व हाँ, करती वो हैं, अलग वो अलग होता है। पहले 17 दिन का था, अब वो 15 दिन का हो गया, या उसमें भी कमी आई है, यानी नंबर ऑफ कंज्यूम जो लेकिन अपने यहाँ भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप गैस का यानी एलपीजी का निर्माण में तेजी करें, रिफाइनरी को बोला गया नहीं, बट क्या गैस 30% बढ़ गया है। नहीं, गैस स्टोर करके रखना इतना आसान है, उसमें क्या प्रॉब्लम? जिसने ये सोचा कि 2 महीने का 2.5 महीने का तेल का स्टॉक होना चाहिए, उसने ये क्यों नहीं सोचा कि 2 महीने का मेरे पास गैस का भी स्टॉक होना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि हम क्रिटिकली लो हैं इन टर्म्स ऑफ एलपीजी रिजर्व स्टोरेज, उसको चिन्हित किया है। इस पर सरकार को आगाह करना चाहिए था 2014 के बाद, जब से ये प्लान बनने लगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की वो बार बार बात करते थे, सरकार ने उस पर कोई कदम नहीं लाया। ये एक रियलिटी है, और आने वाले दिन में अगर ये हो, और हमारा डिपेंडेंस जो है 90% होर्मुज से है। अब हमने डाइवर्सिफाई किया, जैसे हमने कहा है कि अमेरिका से हम 10% एलपीजी खरीदेंगे, वो भी इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो डेफिसिट था वो थोड़ा कम होगा, उनको कुछ ज्यादा। मैंने ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, एलपीजी और एलएनजी ये 2 अलग चीजें हैं, और दोनों का रखरखाव डिफरेंट है। एलएनजी
ज्यादा मुश्किल होती है स्टोर बहुत करना। मुश्किल है उसको -163 डिग्री पे हाँ, स्टोर करना। एलपीजी कैन बी स्टोर्ड कि उससे आसानी से एलपीजी लेकिन स्टोर की जा अभी- सकती है, जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन- भाई जितने भी आप दिन में अगर एक दिन में 55 लाख या 50 लाख सिलेंडर सरकार ने काम बांटते हैं, तो आप उसका कुछ रिजर्व जो है एक्स्ट्रा बढ़ा करके रख सकते थे। मे बी शायद ये नहीं फोर्सी किया गया होगा कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सौरभ उसका जी- उसकी वजह ये भी हो सकती है, बिकॉज जो सरकार आज कह रही है ना कि आप पाइप्ड गैस की तरफ जाइए, बहुत तेजी से ये शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट बहुत तेजी से हो रहा है लोगों का सिलेंडर से ये भी हो पाइप्ड रहा है गैस की ग्रीन तरफ। एनर्जी की तरफ, हाँ। और लेकिन खासतौर से रूरल एरिया घरों में तो सर गैस की जरूरत, मतलब नहीं, गैस ही आएगी ना। देखिए पाइप जरूरी गैस के लिए नहीं भी ये एलपीजी जो की जरूरत प्रधानमंत्री पड़ेगी, सूर्य घर योजना है उसमें बिजली, उसमें गैस की बजाय बिजली की ओर भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। वो ठीक है कि वो प्रोसेस बहुत तेज नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। उसकी एक वजह यह भी है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये इक्विपमेंट बनाने के, उनकी ओर से सप्लाई नहीं हो पा रही जितनी डिमांड है। मैं एक बयान आपको शशि थरूर का सुनाता हूं, वो मुझे बयान मतलब उसमें एक अच्छी बात भी है और एक अजीब बात भी है, दोनों आप सुनिए। उन्होंने कहा कि क्राइसिस के वक्त में देश को यूनाइट होना चाहिए, हमें एकता दिखानी चाहिए इस वक्त। तो ये राहुल गांधी जी को भी कह सकते हैं, वो चिट्ठी लिख के या फोन करके कह दें। दूसरा उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली, जो आप बात बता रहे थे, उन्होंने शब्द अनफॉर्चुनेटली कहा कि हमारे देश में 13 करोड़ एलपीजी यूजर्स थे, आज वो 33 करोड़ है, मतलब बढ़ गया। इस पर अनफॉर्चुनेट क्या है? ये तो किसी भी सरकार की पहल होनी चाहिए कि आप ग्रीन क्लीन एनर्जी की तरफ आप बढ़िए। वे क्या जो चूल्हे पे खाना बना रहा था वो सारी, मतलब वो उसकी अगली पुश्त भी क्या चूल्हे पे खाना बनाएगी? वो कभी क्लीन एनर्जी पे नहीं आना चाहिए। सुन लेते हैं एक बार। According to the minister's statement yesterday, petrol, diesel, kerosene, all that, the supplies are adequate. It seems the LPG is a particular area where there is some shortage because unfortunately a lot of our cooking and especially those who have switched in the rural areas from wood and coal have been switching to cylinder gas, and if cylinders are not easy to get, that becomes a real challenge. All I can say is, look, we are all in this together. The country must unite to ensure that these problems are overcome as quickly as possible. तो अनफॉर्चुनेट ये नहीं है कि जो गांव में था वो जो चूल्हे में खाना बना रहा था वो गैस पे आ गया, ये तो अच्छी बात है। ये जरूर है कि शायद वो उनकी, हालांकि अंग्रेजी में तो नहीं उनकी ठीक कर सकता, अनफॉर्चुनेट शब्द मिसप्लेस था यहाँ पे। मे बी वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई वो खपत इतनी बढ़ गई में कहा हो तब बात अलग है, व्यंग करते हुए कहा हो, व्यंग तो था नहीं, था नहीं, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि तब तो माना जा सकता है। अदरवाइज जो उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द, इस पर तो खुशी जाहिर करनी चाहिए कि इतने कम समय में इतना कंज्यूमर बेस बढ़ा दिया एलपीजी का। नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस सरकार का, ये मानना होगा, हम वो डिनाई नहीं कर सकते कि आपने उन औरतों को या उन घर में जो चूल्हा अदरवाइज लकड़ी और कोयले पे, वो मैं भी कह रहे हैं कि भाई इतनी कंजम्पशन हमारी उस तरफ बढ़ चुकी है, इसीलिए ये क्राइसिस हो रहा है, शायद वो ये कह रहे हो। हाँ, जाहिर है कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्राइसिस होने की आशंका भी बढ़ेगी और इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। ये आप कह सकते हैं कि सरकार को जो है पहले से इसका अंदेशा होना चाहिए था, जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी इंटरनेशनल, उसमें इसकी उम्मीद होनी चाहिए थी। लेकिन ये सब बदलने में ऐसा नहीं है कि जो है 2 दिन 4 दिन में, ये टेंट हाउस का काम नहीं है कि टेंट हाउस वाले को बुलाया आपने और फिक्स करा लिया। ये प्राइम मिनिस्टर ने कल काफी सारे डेटा दिए थे इसी के ऊपर, मैं आपको बताता हूं एक बार। जैसे उन्होंने ये एलपीजी कनेक्शंस की बात की तो उन्होंने कहा 2014 से पहले 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस थे, आज 33 करोड़ हो गए, मोर देन डबल। इसके बाद उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में हमने बॉटलिंग कैपेसिटी भी डबल की है, जो हम बात कर रहे थे कि क्या सिलेंडर्स का उत्पादन भी बढ़े, बॉटलिंग कैपेसिटी बढ़ी, तो उन्होंने कहा हमने दुगनी कर दी है। तो दुगनी भी बड़ी अचीवमेंट है और इसको हम कोई भी कहे 3 गुना करना चाहिए था, इतना 2.5 गुना करना चाहिए था, अलग बात है, लेकिन सरकार कह रही है हमने किया। एलएनजी के 4 टर्मिनल थे, वो भी डबल कर दिए। गैस पाइपलाइन केवल 3,500 किलोमीटर थी, आज 10,000 किलोमीटर है। 60% उन्होंने कहा हमारी एलपीजी बाहर से आती है, तो हमारी जो पोर्ट्स पर जो हैंडल करने की कैपेसिटी है गैस को, वो हमने बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि 25 से 26 लाख घरों को ही गैस पाइप से गैस मिलती थी, आज ये 1.25 करोड़ है, 5 गुना बढ़ गया। अब 10 साल में 5 गुना पाइप्ड कनेक्शन बढ़ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। सीएनजी की जो गाड़ियां हैं 10 लाख थी 2014 से पहले, आज ये 70 लाख हैं, 7 गुना गाड़ियां बढ़ गई हैं। तो ये वो बता रहे थे। तेल के बारे में भी उन्होंने जो डेटा दिया वो भी, क्योंकि हमारे देश में ये भी आलोचना भी होती है इसकी कि हम एथेनॉल ब्लेंड करते हैं तेल में, तो उन्होंने कहा कि इसका फायदा आप सोचें, 2014 से पहले हम 1 लीटर में 0.5% एथेनॉल मिलाते थे, आज हम 20% एथेनॉल बना रहे हैं
और मिला रहे हैं, और उसकी वजह से ये हुआ है कि अगर हम ये न करते तो हमें 18 करोड़ बैरल तेल मंगाना एक्स्ट्रा पड़ता पिछले 11 साल में। 18 करोड़ बैरल, वो हमको नहीं लेना पड़ा, उसकी कॉस्ट हमें 1.25 लाख करोड़ रुपया पड़ती अगर हम इसकी ब्लेंडिंग नहीं करते। तो वो एनर्जी पर क्या क्या काम हुआ वो बता रहे थे। रेलवे का उन्होंने बताया कि 2014 से पहले केवल 20% रेलवे इलेक्ट्रिसिटी पर चलती थी, बाकी सब डीजल पे चलती थी। हमने लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसका काम भी पूरा कर दिया है। और ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात है, तेल और गैस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व, मान लो युद्ध हो जाए, आपके समंदरों के से नहीं आ पा रही सीमाओं से कोई चीज अंदर, तो आपके पास, उन्होंने कहा पहले कुछ था ही नहीं रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जैसा कुछ था नहीं। आज हमारा 50 लाख टन का क्रूड का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। तो सर ये रिपोर्ट कार्ड अच्छा है? हाँ बिल्कुल है, मतलब बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि बेस क्या था, कहाँ से आपने शुरू किया। ये आइडियल सिचुएशन के हिसाब से कहें तो अभी बहुत कम है। जैसे इस मामले में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के मामले में इंडिपेंडेंट है तो जापान, अच्छा, जहाँ 220 दिन का ऑयल रिजर्व है, और उसके अलावा जो है यूएस और यूके, उनका लगभग 180 से 200 दिन का है। आईईए जो कहता है कि 90 डेज का होना चाहिए, हमारे पास 70-75 दिन क्लोज टू दैट। हम बिल्कुल बहुत क्लोज हैं। तो ये सब बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है, समय मांगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहें कि 75 ही क्यों किया, 90 क्यों नहीं कर लिया। बात ठीक है, कर लेना चाहिए था, लेकिन उसके लिए हमारे पास संसाधन, समय सब था क्या, सवाल इसका भी है। और क्राइसिस हमेशा जो है आपको बेस्ट परफॉर्म करने का मौका भी देती है। अब इस समय अगर 30% जो है एलपीजी का प्रोडक्शन हमारी ऑयल कंपनीज ने बढ़ा दिया है, तो ये क्राइसिस ना होती तो ना होता। तो ये नेवर एंडिंग टारगेट है। मान लीजिए, चलिए गैस की बात ही करते हैं। नहीं, कंज्यूमर बढ़ता जाएगा, आपका जो डिमांड बढ़ती जाएगी। जो चीज आप बनाते नहीं भाई, या तो मेरे घर में पैदा हो रही हो चीज, गैस है, तेल है, मेरे घर में है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आग लगी रहे दुनिया के अंदर, मैं अपना ही निकालूंगा, आप कंज्यूम करूंगा, तो बात अलग है। आप तो इंपोर्ट पे हो ना, अब उसका कितना रिजर्व रखना। अब गैस की बात है, चलिए आपने कहा साहब इतना रिजर्व होता कि आप 1 महीना बॉटलिंग आपको करने की, न्यू बॉटलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए ऐसा ही कर लेते। अब किसको मालूम है कि ये जंग जो है अभी 1 महीने में खत्म हो जाएगी, मान लीजिए 1 साल चल जाती है, फिर क्या करेंगे? और उसमें भी देखिए ना, भंडारण के लिए भी हमारे पास 40% गैस हम खुद जनरेट करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो वो तेल जैसा नहीं है कि हम 88% दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर बहुत भी क्रिटिकल सिचुएशन होगी तो 40% प्रोड्यूस होगा, उसको हम 50 तक ले जा सकते हैं, ये भी सुविधा है। तो भंडारण को शायद देखकर वो भी कहा है स्ट्रैटेजिक रिजर्व हमारे कम है, क्योंकि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, कम से कम 50% सप्लाई तो बनी रहेगी। तो इसलिए भी ये एक इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसमें मैं बताऊं, ये ज्यादा इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, सही बात। इसमें ना अभी कोई क्राइसिस है, ना आने वाले समय में क्राइसिस दिखती है। अब ये राजनीति है जो मुद्दा खोज रही है, पहले बीजेपी ने खोजा, अब कांग्रेस खोज रही है। रोल रिवर्सल पाइपलाइन का जितना एक्सपेंशन हो रहा, हाजिरा से गोरखपुर बन रही है जो पाइपलाइन, इस साल के आखिर में, अगले साल तक वो सही जगह ले आए थे डिस्कशन। ये क्राइसिस एक्चुअली पॉलिटिक्स में, क्राइसिस पॉलिटिक्स की है जी। और जो भी इस समय जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें सरकार को घेरने की कोशिश की, विपक्ष अपना काम कर रहा है। पॉलिटिक्स में क्राइसिस में कौन है? सौरभ जी ने अच्छा कहा कि वो स्टैटिस्टिक्स बताते, वो दिखाते कि यहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, यहाँ का न्यूज देखते, वो तो कर नहीं रहे हैं, वो घेर रहे हैं और कहीं ना घूम फिर के वो पुरी साहब पर चले आ रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स से दूर क्राइसिस इस देश में नहीं है, और हमने जितना भी अपने इंश्योर कर सकते हैं वो हमने किया। और हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नॉर्वे से खरीदना शुरू कर रहे हैं, रूस से खरीदना शुरू कर रहे हैं, अमेरिका से तेजी से मंगवा रहे हैं। तो ये कनाडा से अब राहुल जी पूछता है आपसे, अभी जब आग लगी तब क्यों कुआं ढूंढ रहे हो तुम? अब पहले मंगाना चाहिए था, नहीं, क्यों सारा इसी से आ रहा था, पतली सी गली से निकल के? पहले से कुआं खोदते थे, क्यों खर्चा किया? जो आग तो लगी नहीं थी। हाँ एग्जैक्टली, विपक्ष कह रहा है आग लगी नहीं है। आप वो दिख रहा होगा, वो कहीं दूर से धुआं दिख रहा होगा, लग जाए आग। हाँ, वो लपटे, वो चाहते हैं कि, और गैस बहुत ज्यादा भभक जाती है। आप जल्दी से 2 एक पॉलिटिकल बातें भी कर एक देसी कहावत है, रायता फैलाना, बड़ी देसी कहावत है। फैलाना नहीं, फैल रहा है, फैलाने की कोशिश हो रही। अब ये रायते भी खैरना हुआ और कुछ नहीं हुआ। कैसे होता? एक छोटी सी खबर आज एक अखबार में छपी है। 11 मार्च से शादियों के मुहूर्त अब नहीं है, 13 मार्च से खरमास लग रहा है, 15 अप्रैल तक कोई शादी का मुहूर्त नहीं है। 1 महीने आपका बच गया पूरा। नहीं,
खबर क्या छपी, हजारों शादियां कैंसिल, हाँ, मुहूर्त है युद्ध की नहीं। वजह से हजारों शादियां कैंसिल हो गई। अब जिसको ये सब मुहूर्त और ये सब इन चीजों का पता नहीं है, उसको लगेगा कि ये कितनी बड़ी क्राइसिस है, सरकार की गलत नीतियों के कारण हजारों शादी। और सीरियस नोट सर, हो सकता है कुछ हुई भी हो, केटरिंग नहीं होगी तो फिर कैसे होगा काम, शादियां कैसे होंगी? नहीं नहीं, ऐसा है कि शादियों का जब मुहूर्त ही नहीं है, हम ये बात कह रहे हैं, तय हो शादी और कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल मानेंगे ना। जो शादी तय ही नहीं हुई उसको आप कह रहे हैं, मान रहे हैं कि कैंसिल हो गई। कैसे पहुंचे इस नतीजे पे फिर? मतलब जो बुकी जो शादी तय ही नहीं हुई थी उसका आंकड़ा भी आ गया। नहीं नहीं, हाँ, आंकड़ा आ गया कि इतने दिन शादी नहीं होगी, अच्छा तो उसको तो बता कैंसिल हो गए। प्रदीप सर, उस दौरान 70 के दशक में जब ऑयल और गैस क्राइसिस हुआ था, इमरजेंसी के समय गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर लगा था ना, आपको तो सब याद होगा। 50-50 लोग से आप ज्यादा नहीं खिला सकते थे। ये भी इस देश में हुआ है, तो उसके लिए कोरोना में भी हुआ, कोरोना में भी हुआ था। तो आप 50 से कोरोना में भी ज्यादा- हुआ है, कितनी संख्या बाराती और हमने घराती की देखा रहेगी। है कि आपके घर में शादी है, आपको 1 क्विंटल अगर चीनी चाहिए तो मंत्री से, अफसर से अगर सिफारिश नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी चीनी के लिए? चीनी के लिए। किस दौर में सर? ये 70s की बात कर रहे 70 हैं। और अर्ली 80s। अरे नहीं, 90 में भी यही हुआ है, राशन से मिला करती थी। हाँ। 90 में भी, आप 70 की नहीं 90 की बात करिए। आपके यहाँ फूड इंस्पेक्टर देखने आता था कि आप 51वां आदमी तो नहीं है, कहीं दूल्हे को भी 51वां और हर आदमी आदमी तो कोटेदार से दोस्ती इसलिए रखता था कि भाई जो लोग चीनी नहीं उठा रहे तो कम से कम वो 5 किलो चीनी आप हमें दे दें। आपको मकान बनवाना है, सीमेंट की इतनी बोरी मिलेगी सिर्फ। आप वो कह रहे हैं, मैं तो 70 का दौर इससे देखा ज्यादा हूं। नहीं मिलेगा। 70 का दौर देखा हूं सर, जब स्कूल के लिए हम लोग पढ़ते थे गया में, तो कॉपी जो है सो राशन की दुकानों में मिलती थी कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 कॉपियां मिलेंगी, 40-40 पैसे की, आप लेके आइए, और वो राशन की दुकान से मिलता था। तो हमने वो फेज भी देखा है। हमको ये सोचना चाहिए कि देखिए, हम गोबर गैस से एलपीजी में आ गए हैं। कहाँ कितना बढ़ावा दिया गया गोबर गैस का, कि आप घर में गोबर गैस लगाइए, और उसके फायदे गिनाए गए क्या, कि आपके यहाँ बिजली भी जलेगी, खाना भी बनेगा, और उस गोबर से खाद भी बनेगी। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं निकल पाया उसका। भाई महान तो आज हम- शास्त्री मनमोहन सिंह के समय में 74 से 76 2 साल एक स्कीम चली, कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम, जी, कि आपकी सैलरी इतना है तो इतना % आपको स्टेट बैंक में एफडी कराना पड़ेगा, और उस पर जो ब्याज की दर है उस समय वो ब्याज की दर मिलेगी, 3 साल के लिए होगा, लेकिन 3 साल बाद आपको पैसा मिल नहीं जाएगा। अगले 3 साल में एक साल की किस्त पे मिलेगा आपको पैसा, एक साथ नहीं मिलेगा आपको। और 2011 में ऑयल बॉन्ड स्कीम आई थी ना? कि कंपलसरी सेविंग थी, और ऑयल बॉन्ड स्कीम आई थी 2011-12 में। डिपॉजिट स्कीम कहा गया था उसको। और ऑयल बॉन्ड स्कीम को उस समय विपक्ष ने कहा था कि ये जो है सो फ्यूचर जनरेशन पे आप जो ऑयल सब्सिडी है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, और वो सही बात भी था। हमने आज तक चुका रहे हैं। आज तक चुका रहे सर जल्दी से वो एक बात हो जाए। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी उनको रिमूवल का जो है नोटिस दे दिया गया, मतलब प्रस्ताव ला दिया गया दोनों सदनों के अंदर। और ओम बिरला जी का एक वीडियो में टाइम नहीं आपको दिखा देता मैं, वो अब अलग ही तेवर में आ गए हैं। वो क्या कौन सा मुंह होता है सर? परीक्षा से पास होके बाहर आंखों से लेजर वाले मोड में आ गए हैं वो। उन्होंने क्या कहा आज, हंगामा करते करते भी विपक्ष जो है, मतलब हंगामा भी कर रहा है और अपील भी कर रहा है, नारे भी लग रहे हैं उनके वेल में जाकर के, और उनसे कह रहे हैं सर आपने इतने दिन कहा था, 40 दिन हो गए, हमारे लोग सस्पेंडेड हैं, कुछ कर दीजिए। उन्होंने कहा मेजों पे चढ़ोगे तो यही होगा, खत्म, बात खत्म, केस डिसमिस्ड। तो अब आगे ये वाला जो हो रहा है सर, सीईसी वाला, ये भी स्पीकर के ऊपर है, इसको लेना ले? नहीं, ये तो स्पीकर के ऊपर है कि नोटिस को एक्सेप्ट करे या नहीं। ये स्पीकर जैसा मामला नहीं है, हाउस में नहीं होगा, ये इम्पीचमेंट मोशन होगा। मां भी होगा। तो इसलिए फर्क बता रहे हैं कि इम्पीचमेंट नहीं है, केवल रिमूवल का वो है अलग है, मतलब फर्क बताया जा रहा है इसमें। इम्पीचमेंट के बिना रिमूवल हो ही नहीं सकता उसमें है कि सीसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का रिमूवल केवल इम्पीचमेंट के इस जरिए पे भी फिर डिस्कशन होगा जी। नहीं, डिस्कशन नहीं होगा इस पर। फिर आपको याद होगा कि वो एक जस्टिस के खिलाफ चला था, जस्टिस वर्मा वाला जो है। नहीं, उनसे पहले कर्नाटक वाले थे जस्टिस उनके लिए। हाँ, तो कपिल सिब्बल वहीं से मशहूर हुए, वो केस लड़ा था, वो हाउस की गैलरी के बाहर दरवाजे के पास से जी उन्होंने वो केस लड़ा था। तो उस पर तो वो मुझे नहीं लगता कि वो नोटिस एक्सेप्ट भी होगा। नहीं, उसमें जो संवैधानिक प्रावधान है वो कहता है कि आप 100 अगर लोकसभा में मूव होगा तो 100 एमपी, वो तो हो गए सर, वो हो गया। उसके बाद वो कमेटी में जाएगा, डिस्कस होगा, उसके बाद उस पर डिबेट होगा, तो वो सारी प्रक्रिया। लेकिन यहाँ तो मेजोरिटी है, तो अगर स्पीकर एक्सेप्ट करे। दीपक मिश्रा का केस याद कर लीजिए जी, वो राम जन्मभूमि के मामले की उन्होंने कहा सुनवाई करेंगे,
तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। सो अभी एंटरटेनमेंट बाकी है। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। प्रदीप जी, राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर बहुत धन्यवाद आपका।